तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल कहानी नहीं सुना पाया और कायदे से आज भी सुनाने का कोई चांस बन नहीं रहा था, लेकिन अंत में फिर दिमाग काम करता है और कुछ जुगाड़ ऐसा बनता है कि कहानी सुना पाता हूँ। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश और उसकी वजह से आंधी तूफान, बिजली पूरी तरीके से बर्बाद है। हालांकि इसमें किसी की गलती भी नहीं दे सकते, चूँकि जो बनाने वाले हैं वो भी आखिर इंसान है और लगातार जो आकाशीय बिजली है वो तारों पे गिर रही है। भारी बारिश है तो ऐसे हाल में उन्हें भी पोल पे चढ़ना और बिजली बनाना शायद उनके लिए भी सूटेबल नहीं है, तो उनकी भी गलती नहीं। और लगातार बारिश और बिजली ना होने की वजह से इन्वर्टर ने भी जवाब दिया। मैंने सोचा क्या करें। जनरेटर का जुगाड़ किया, लेकिन फिर उसमें इतनी आवाज़ थी कि फिर यहाँ पे कायदे की आवाज़ भी ना मिल पाती। फिर अंत में जुगाड़ लगाते जनरेटर दूसरे के घर पे चलवाया, वहाँ से फिर एक केबल लेके आया और फिर अंत में तमाम जो पावर सप्लाई है उसको कनेक्ट किया। कायदे से स्टूडियो भर में लाइट है, बाकी और कहीं भी लाइट है नहीं। और देखते हैं कितनी देर तक लाइट रहती है और कितनी देर तक जनरेटर साथ देता है। खैर, मुझे लगा कई लोग अभी कमेंट करके पूछेंगे, तो इस खबर को आपको बता दें कि हो सकता है आने वाले टाइम में 1-2 दिन और बाधित रहे। प्रयास यही है कि आज रात में लाइट बन जाए, नहीं तो फिर इन्वर्टर का कोई दूसरा जुगाड़ करूँ, वैकल्पिक व्यवस्था। लेकिन आजकल में यही अपडेट है। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पे कई ऐसे क्राइम हुए जिसको सुलझाने में, जिसको सॉल्व करने में पुलिस वालों को कई साल लगे। सॉल्व करने के लिए उनके पास FIR होता है। कई बार जब अनसॉल्व केसेस की लिस्ट वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि फला केस भी अनसॉल्व है। तो ऐसे हाल में फिर से वो नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए इनपुट के साथ, नए मुखबिरों के साथ जुड़ते हैं, नंबर सर्विलांस पर लगाते हैं। अंत में जो पूरी कहानी है वो खुलती है। लेकिन आज की कहानी माफ़ कीजिएगा, आज की कहानी कायदे से एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में ना ही कोई FIR थी, ना ही कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना किसी के पास कोई जानकारी। बात आई गई हो चुकी थी। 30 साल तक एक शख्स गायब रहा। अंत में एक 9 साल के बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ याद आती है कि वहीं से ये पूरी कहानी सुलझ जाती है और कातिल पकड़ते पकड़ते अभी तक शायद थोड़ा सा दूर है पुलिस के चंगुल से। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। हाथरस में एक कोतवाली लगती है, मुरसान कोतवाली, और इसी कोतवाली में एक गांव गिलोंदपुर। बात साल 1990 के आसपास की है। इसी गांव में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में टोटल 5 लोग। एक महिला जिनका नाम उर्मिला देवी, उनके पति जिनका नाम बुद्धू सिंह, और 3 बच्चे जिनमें से एक बेटे का नाम प्रदीप, दूसरे का नाम मुकेश और तीसरे का नाम पंजाबी सिंह। 3 बच्चे, इधर पति पत्नी। ये ठीक ठाक परिवार था, न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा। परिवार भी शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया चल रहा था। तमाम चीज़ें बढ़िया चल रही थी। उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक पैसे वैसे भी थे। परिवार की परवरिश के लिए बुद्धू सिंह जी जान से मेहनत करते थे। इधर जो उर्मिला देवी थी वो भी अपने परिवार को बढ़िया से संजो के रखती थी। बच्चे छोटे थे, एक लगभग 16-17 साल का, एक 13-14 साल का, और जो छोटा वाला बेटा था पंजाबी, वो लगभग 9 साल का। 9 साल की उम्र में ठीक ठाक तरीके से ज़िंदगी सबकी बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान अचानक से न जाने क्या होता है, जो बुद्धू सिंह है वो घर से कहीं जाता और लौट के नहीं आता। अब बुद्धू सिंह घर से गया और लौट के आया नहीं। उस टाइम तो फ़ोन उन होते नहीं थे। तो शुरुआत में घर वालों को लगा कि शायद कहीं रिश्तेदार या फिर कहीं और चले गए होंगे, आ जाएंगे घंटे 2 घंटे में। लेकिन इधर वक्त आगे बढ़ा, शाम हुई, बुद्धू लौट के आया नहीं। परिवार वाले परेशान कि आखिर कहाँ गया। उन्होंने अब ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले पड़ोसियों से पूछा, आसपास के तमाम लोगों से पूछा, जैसे तैसे करके तमाम रिश्तेदारों के यहाँ संदेशा भिजवाया कि बुद्धू सिंह आए हैं या नहीं आए हैं। वहाँ से भी कई जगह पड़ताल करने के बाद जब कोई जानकारी कायदे की मिली नहीं, तो इधर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद जो बुद्धू सिंह है वो कहीं कमाने चले गए होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले पत्नी का पैसों को लेके कुछ झगड़ा हुआ था। तो फिर आसपास के लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद बुद्धू सिंह कहीं कमाने चले गए। परिवार वालों को भी लगा कि हो सकता है, लेकिन अब एक तो पत्नी, इधर 3 छोटे छोटे बच्चे, अब दिल मान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भाई हम अभी और खोजेंगे। उन्होंने अपने तरीके से और पता करना शुरू किया और कहीं से जानकारी निकालने की कोशिश की। बुद्धू के जितने दोस्त थे उनसे पूछा कि भाई आपको कुछ पता हो तो बताओ।
तमाम गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछा कि भाई आप कुछ पता करो, लेकिन वक्त रेत की तरह निकलता रहा। बात आगे बढ़ती रही, हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन बुद्धू सिंह का ना ही कहीं कुछ पता चला। जिंदा मुर्दा हालत में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। घर वालों ने मान लिया कि बुद्धू सिंह कहीं कमाने चला गया या फिर कहीं भाग गया। चूँकि कुछ हुआ होता तो लाश वाश भी मिलती, लेकिन वो भी नहीं मिली। अंत में परिवार वालों ने थक हार के छोड़ा कि चलो कुछ और चीज़ करते हैं और बाकी ज़िंदगी पे ध्यान देते हैं। बुद्धू सिंह जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे और कहीं चले गए होंगे कमाने। परिवार वाले बात को अब धीरे धीरे दबा देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। तीनों बच्चे भी, माँ भी, यानी पत्नी भी अब इधर इग्नोर करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। साल 1994 की ये घटना थी। 1995 आया, 96 आया, 97 आया, धीरे धीरे 2000 आ गया। वक्त के साथ साथ बुद्धू सिंह की जो यादें थी बच्चों के जहन से भी धूमल होती गई। पत्नी ने भी पति के बगैर जीना सीख लिया। वक्त आगे बढ़ा। साल 2010 आया, फिर 20 आया। देखते देखते पूरे 30 साल गुजर गए। 30 साल बाद जो बच्चा 9 साल का था वो 39 साल का हो गया। 30 साल बाद जो बच्चा 15 साल का था वो 55 साल का हो गया। जो 20 साल का था वो लगभग 60 साल का हो गया। तमाम लोग पिता को भूल चुके थे। किसी के जहन में कोई याद नहीं। अपनी अपनी ज़िंदगी मस्त। सबकी शादी हो चुकी थी, सब खुद बाप बन चुके थे। इधर वक्त के साथ साथ बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा हुआ, सब लोग अलग हुए। इसी दौरान जुलाई महीने की बात है, इसी साल जुलाई साल 2024 में अचानक से तीनों बच्चों में, यानी जो पंजाबी सिंह था, जो प्रदीप, जो मुकेश, इन तीनों में झगड़ा होता है। प्रदीप शराब के नशे में था, झगड़ा हुआ, काफ़ी कहा सुनी हुई बहस हुआ। इसी दौरान प्रदीप एक शब्द बोलता है और ये शब्द जो पंजाबी था उसके जहन में घर कर जाता है। लगातार वो सोचता रहता है कि भैया ने ऐसा क्यों बोला। पूरी रात उसे नींद नहीं आती, रात भर वो बेचैन रहता है, करवटें बदलता रहता है। पत्नी पूछे तो उसे भी कुछ ना बताए, घर वाले और जानने की कोशिश करें उनको भी कुछ ना बताए, बस बेचैन करवटें बदल रहा। न उसे भूख लग रही, न प्यास लग रही। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ याद आ रहा, बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो अब तक वो भूल गया था, वो तमाम बातें। धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे गुजरा, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, एक आध दिन गुजरे। जो पंजाबी था उसे बहुत सारी चीज़ें बचपन की याद आती हैं, और जब बचपन की ये चीज़ें याद आती हैं उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे। संजोग से अगले ही दिन तहसील दिवस था, 1 जुलाई को। फ़ौरन ही अपनी तहसील पहुँचता है और वहाँ पे वो डीएम साहब से मिलता है और डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र देता है और कहता है कि सर, मेरा प्रार्थना पत्र जो है उसे आप सुनिए, और मेरी कुछ मन में दबी कुचली कुछ यादें हैं, उनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब परिवार वालों के बारे में कुछ बातें उसे याद थी, वो डीएम साहब को बताने की कोशिश करता है। इत्तेफाक, किस्मत, या फिर जो कहें कि अब समय अच्छा होता है, डीएम साहब ने भी कहा कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या याद है। तब पंजाबी ने कहा कि मेरी उम्र लगभग 9 साल की थी। उसी समय जो मेरे फादर थे वो गायब हो जाते हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि मेरे फादर को गायब अचानक से नहीं होते, बल्कि उनको गायब किया गया था, और जहाँ तक मुझे याद है उनका कत्ल हुआ और उनकी जो लाश है मेरे घर के आंगन में ही दफन है। अब डीएम साहब ने पूछा कि भैया कब? तब पंजाबी सिंह ने कहा कि 30 साल पहले। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, इस बात को बताने का कोई मतलब है कि आज बता रहे हो? तब पंजाबी ने कहा कि मेरे जो भाई हैं प्रदीप, उन्होंने शराब के नशे में कहा कि तुमको भी वहीं भेज दूंगा जहाँ मैंने पापा को भेजा है। तो जब ये लाइन उन्होंने बोली तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। जब सोचना शुरू किया तो मुझे याद आया कि हाँ, मेरे फादर को भी शायद मार दिया गया। फिर मैंने और दिमाग पे जोर लगाया, तब मुझे याद आया कि मार दिया गया। अब डीएम साहब ने कहा कि ये क्या बात है। खैर, उन्होंने कहा अच्छा बताओ लाश कहाँ दफन है। तब पंजाबी सिंह ने बताया कि मेरे घर के आंगन में। अब डीएम साहब ने थाने को आदेश दिया कि पहले पता करो इस बात में सच्चाई कितनी है, यही पता करो कि पंजाबी सिंह की मानसिक हालत तो नहीं गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने पता करना शुरू किया, अपने तरीके से तफ्तीश की, जानकारी इकट्ठा की। ये भी पता चला कि हाँ, 30 साल हो गए लगभग जब बुद्धू सिंह आखिरी बार देखे गए थे, तब से कहाँ गए कुछ पता नहीं। ये भी पता किया, मानसिक हालत तो पता चला कि हाँ भाई, जो
पंजाबी है, उसकी मानसिक हालत एकदम ठीक है, कभी भी कोई ऐसी बात उसने किसी से मजाक में भी नहीं बोली। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों को पता चली तब उन्होंने पंजाबी को बुलाया और कहा कि बताओ लाश कहाँ है। उसके बाद पंजाबी सिंह अपने घर के आंगन में पुलिस वालों को लेके जाता है। जाने के बाद खुदाई करवाता है। 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और जब 8 फीट गहरा खोदा गया तो वहीं पे एक कंकाल मिलता है। कंकाल कई दशक पुराना था। थोड़ा सा सर का एक कपाल बचा था, पसली बची थी थोड़ी बहुत, एक आध जोड़ी, और कूल्हे की हड्डी, बाकी सब गल चुका था। अब ये कंकाल जैसे पुलिस वाले पाते फ़ौरन उन्हें लग गया कि बात में भाई सच्चाई है। गांव में खबर फैली, गांव में दहशत का माहौल कि घर से कंकाल निकला है। तो फिर पूरी कहानी क्या थी? तो पुलिस वाले अभी तक जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी ऐसी थी कि बात साल 1990-92 की आसपास की है। 90-92 के आसपास इस परिवार की जो माली हालत थी अचानक से गड़बड़ हो जाती है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, अचानक से बेरोजगारी आती है, खर्चे बढ़ते हैं, चूँकि बच्चे भी बड़े हो रहे थे, कोई 13 साल का, कोई 12 साल का, कोई 6-7 साल का। इसी दौरान इस परिवार की मदद करने के लिए एक शख्स आगे आता है जो गांव का बहुत अमीर इंसान था, जिसका नाम था राजवीर। जब ये शख्स आगे आता है तो आगे आने के बाद उसने परिवार की मदद की। परिवार की मदद की तो फिर बदले में भी उसे कुछ चाहिए था। इसी दौरान उसकी नज़र उर्मिला पे पड़ी। उर्मिला से वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे परिवार का इतना ख्याल रखता हूँ, तुम भी मेरा ख्याल रखो। अब ये बात जब उर्मिला सुनती है तो कायदे से कोई सभ्य महिला होती तो मना करती, लेकिन उर्मिला भी एक तरह से डील कर लेती है। अब उर्मिला और राजवीर के बीच रिलेशन होता है। इस बारे में प्रदीप को भी पता चला, मुकेश को भी पता चला, लेकिन दोनों पैसे के आगे इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपनी ना ही माँ को रोका ना ही राजवीर को रोका और ख़ुद अपनी माँ की मदद करने लगे कि तुम बात करो, तुम उससे मिलो जुलो। यहाँ तक जब वो मिलने आए तो खुद व्यवस्था करते थे कि जो फादर है इनके बुद्धू सिंह वो ना देखे। लेकिन कहते हैं कि इसको या मुझको ज़्यादा दिन छुपाए छुपता नहीं। बुद्धू सिंह के भनक लग गई इस बारे में, उन्होंने विरोध किया। अब विरोध किया तो फिर माँ और बच्चों की नज़र में वो विलन बन गए। आलम ये हुआ कि माँ और बच्चों ने प्लान किया कि इनको मार दिया जाए, लेकिन मारे कैसे? तो उसके लिए भी एक साजिश रची। साल 1994 के आसपास प्रदीप, मुकेश, उर्मिला, राजवीर, पंजाबी, बुद्धू एक बार मिलते हैं एक दूसरे से। मिलने के बाद इसी बात को लेकर बहस होती है। बहस होने के बाद अब प्लान बन चुका था कि अगर आज कुछ दिक्कत होगी तो बुद्धू को मार देंगे। लेकिन अब इस प्लान में जो पंजाबी था वो तो शामिल नहीं था, वो तो बच्चा था 9 साल का। तो फिर ये हुआ कि इसको बाहर भेज दो। उसको बाहर भेजा और कहा कि जाओ बाहर घूम के आओ। रात का अंधेरा, बच्चा थोड़ी दूर गया लेकिन लौट आया। जब वो लौट के आता है तो देखता है कि बुद्धू जो उसका पिता है वो ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसकी जो माँ है उसके सीने पे बैठी हुई है। जो दोनों भाई वो हाथ पाँव पकड़े हैं और जो राजवीर है वो गला दबा रहा, यानी माँ का प्रेमी, दोनों बच्चे और स्वयं पत्नी यानी माँ। उर्मिला, प्रदीप, मुकेश और राजवीर मिलके बुद्धू का कत्ल कर रहे थे। ये बात जैसे पंजाबी देखता है फ़ौरन डरता है, चीखने लगता है, लेकिन फ़ौरन ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको डराते हुए एक लाइन बोलते हैं कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा या फिर किसी को बताया तो इस बारे में तुमको हम इतना ही कह देंगे कि अगर तुमने कहीं भी मुंह खोला तो तुम्हें पापा के पास भेज दिया जाएगा। अब 9 साल का बच्चा जब उसने सामने देखा कि उसके पिता को कैसे इन लोगों ने बेरहमी से मारा तो भी बुरी तरह डर जाता है और डरने के बाद सोचता है कि अगर मैं कहीं भी मुंह खोलूँगा या फिर बताऊँगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। इस वजह से वो चुप रहा। वक्त के साथ साथ वो भूल भी गया। साल दर साल जब गुजरे, 9 साल की उम्र में न जाने कितनी चीज़ें उसकी हुई। 30 साल इधर जो फासला रहा, न जाने कितनी ज़िंदगी में अहम पहलू आए। बात भूलता रहा, भूल गया। लेकिन जब उस दिन शराब पी के प्रदीप ने कहा कि अगर तुम ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुमको भी वहीं भेज दूंगा जहाँ पिताजी हैं, तब उसे याद आया कि कुछ तो हुआ था। तब उसने रात भर सोचना शुरू किया। सोचते सोचते, दिमाग पे जोर देते देते अंत में उसे याद आया कि उसके पिता को तो मार दिया गया और मारने वाला कोई और नहीं, उसके भाई, उसकी माँ और उसके माँ के आशिक थे। रात भर सोचता है क्या करे और अगले दिन वो पहुँच जाता है डीएम साहब के पास और वहाँ पे पूरा मामला बताता है कि कैसे उसको मारा गया। अब कंकाल जब मिला पूरे इलाके में खबर हुई, लेकिन अब कई सवाल थे। कंकाल बुद्धू का ही, इस बात की जानकारी कैसे मिले? दूसरी बड़ी बात, चश्मदीद तो पंजाबी सिंह है,
लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई कायदे का वकील होगा तो ये कह देगा कि भाई पंजाबी से झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, वो अपनी माँ को और बाकी दोनों भाइयों को फंसा रहा, तो बाकी सबूत कहाँ से मिलेंगे? 30 साल पुरानी लाश का पोस्टमार्टम भी करवाए तो कैसे पता चलेगा कि कत्ल कैसे हुआ? क्योंकि बॉडी तो है नहीं, कंकाल है, वो भी कितने सड़े हैं, कितने टूटे हैं, कौन सी हड्डी गल के गिरी है, कौन सी हड्डी तोड़ी गई है, ये भी नहीं पता। कत्ल भी हुआ तो ये कैसे पता चलेगा कि कातिल यही है? क्योंकि मान लीजिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया, इन्होंने पुलिस के सामने कबूल भी लिया, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि पुलिस के सामने कोई भी बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो ऐसे हाल में पुलिस के पास बहुत सारे चैलेंज हैं। फिलहाल पुलिस ने डीएनए सैंपल के लिए पंजाबी सिंह को और बाकी लोगों को बुलाया है। पंजाबी का डीएनए अगर मैच होता है तो पहले ये पता चलेगा कि ये जो लाश है वो बुद्धू सिंह की है। इसके बाद फिर अब ये पता चलेगा कि कातिल कौन है, फिर कोर्ट में प्रूफ किया जाएगा कि यही कातिल है। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो बहुत चैलेंजिंग केस है। खैर देखते हैं क्या होता है। और आज की कहानी सुनाने में मुझसे कई गलतियाँ हुई, बार बार मुझे छींक भी आ रही थी और दिक्कत ये थी कि मैं बीच में कट नहीं ले सकता था या फिर दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि जनरेटर और बार बार सप्लाई बाधित, ये तमाम दिक्कतें। तो आज जो भी गलती हुई उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। एक बार की बात है, हो सकता है माफ़ कर दीजिए आप लोग। कल अगर लाइट सही होती है तो ठीक से सुनाऊंगा, नहीं तो कल कोई और दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था दिन में ही कर लूँगा। आज उम्मीद थी कि लाइट आ जाएगी लेकिन आई नहीं। पता चला कि मेन पावर हाउस जो सब स्टेशन है, जो छोटे मोटे पावर हाउस पे लाइट देता है, वहीं फॉल्ट था। तो मुझे लगा आ जाएगी तो मैं बहुत परेशान नहीं हुआ, लेकिन नहीं आई। तो देखते हैं। खैर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और आज की गलती के लिए आपसे माफ़ी। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।